बारे में पढ़ा, क्या, कहाँ, कब और कैसे। ठीक है, तो अपन आज जानेंगे चैप्टर 2 के बारे में, आकेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। तो अपन यहाँ पे सेकंड चैप्टर का नाम डाल लेते हैं, आकेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। तो दोस्तों जैसे चैप्टर के नेम से अपन को पता चल रहा है कि अपन आज चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आकेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि आकेटक जो कि एक तरह की घुमंतु प्रजाति होती है, यानी कि जो शिकार करते हैं जानवरों का और एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उन्हें अपन कहते हैं आकेटक। और खाद्य संग्राहक यानी कि खाने की जो चीजें होती हैं, भोजन का संग्रह करने वाले, वो होते हैं खाद्य संग्राहक। तो यहाँ से अपन खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि जो घूमने फिरने वाले आदमी से लेकर के कैसे भोजन उत्पादन तक भोजन उत्पादन किया, वहां तक अपन पढ़ेंगे। आज इसमें अपन जानेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले जानेंगे कि जो ये आरंभिक मानव होते थे, यानी कि आकेटक खाद्य संग्राहक होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों घूमते थे, इसका क्या कारण है। तो इसके दोस्तों वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। पहली बात कि आकेटक खाद्य संग्राहक कहते किसे हैं। ठीक है, तो आकेटक खाद्य संग्राहक उन्हें कहते हैं जो कि इस उपमहाद्वीप में, यानी कि कल अपन ने उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ा, जो कि भारत और इंडिया कैसे इसका नाम रखा गया। तो जो उपमहाद्वीप है, इसमें लगभग 20 लाख साल पहले जो लोग रह रहे थे, उन्हें अपन आकेटक या खाद्य संग्राहक कहते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते। इनके कई कारण हैं, जैसे कि अपन जानने का प्रयास करते हैं। तो इनका एक तो पहला कारण हो सकता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधे, फल फूल, ये जो एक स्थान पर रहते थे, तो उस स्थान की जो वनस्पति होती थी, पौधे होते थे, जानवर होते थे, उनको तो ये समाप्त कर देते थे। तो उस स्थान की वनस्पति, जानवर, पौधे समाप्त होने पर ये दूसरे स्थान की खोज में निकल जाते थे, उसकी खोज में निकल जाते थे। तो एक पॉइंट अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, स्थान पर आदि के समाप्त होने के कारण। ठीक है, इसके अलावा क्यों घूमते थे और क्या कारण हो सकता है। तो इसका दूसरा कारण कि जब ये शिकारी थे, यानी कि आकेटक यानी कि शिकारी थे, तो जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान के आसपास जानवर भी रहते थे। तो वहां पर जब जानवरों के खाने के लिए चारा वगैरह खत्म हो जाता था, जानवर भी कुछ ना कुछ चीज खाते हैं, तो उनकी जो खाने के लिए जो चीज खत्म हो जाती थी, तो जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो ये जो आर्किटेक्ट होते थे, यानी कि शिकारी होते थे, ये शिकार करने के लिए जानवरों के पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। तो एक दूसरा पॉइंट हो गया, जानवरों का पीछा करते हुए शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक। स्थान तक ये चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए दो कारण कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। इनके अलावा और तीसरा कारण हो सकता है कि जो वनस्पतियों में, यानी कि पौधों में जो फूल आते हैं, फल आते हैं, वो एक मौसम के अनुसार आते हैं। तो जिस मौसम में, यानी कि सभी पौधों के अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रजातियों के फल फूल आते हैं। तो ये एक कारण ये भी हो सकता है कि ये मौसम के अनुसार भी अपना
जो जगह है वो परिवर्तन करते रहते थे। तो यहाँ पे थर्ड अपन लिख लेंगे मौसम के अनुसार फल फूल के लिए परिवर्तन करते थे। ये तो हो गए 3 पॉइंट कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। इसके अलावा एक और कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाते थे। ऐसे तो बहुत कारण है, लेकिन अपन एक कारण और पढ़ेंगे, एक रीजन कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। तो एक ये रीजन है भी है कि ये जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान के आसपास कोई जलाशय यानी कि जल का स्रोत होता होगा, और जब मौसम के अनुसार या मौसम के अनुकूल वो जलाशय सूख जाता होगा तो ये जल के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, ये आपको ही पता है। तो ये जल की खोज में भी एक स्थान से दूसरे स्थान की तलाश में चले जाते थे, या अपन यूं कह सकते हैं कि सूखे मौसम में पानी की तलाश में ये दूसरे स्थान पर जाते थे। मौसम में पानी की तलाश में। ठीक है, तो इन कारणों से ये जो आरंभिक मानव थे यानी कि जो आकेटक खाद्य संग्राहक थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और इसी तरह ये घूमते रहते थे। ठीक है, तो ये तो अपना पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन वो जानने का प्रयास करते हैं कि अपन को जो जानकारी है आरंभिक मानव के बारे में वो कैसे मिलती है, किसके माध्यम से मिलती है। तो यहाँ पे अपन हेडिंग डालेंगे आरंभिक मानव। इसके बारे में अपन को जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो जो आरंभिक मानव, तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था पुरातत्वविदों के बारे में, यानी कि जो प्राचीन समय की जो खोज करते हैं हम उन क्या कहते हैं, पुरातत्वविद, यानी कि प्राचीन समय की खोजकर्ताओं को पुरातत्वविद के नाम से जानते हैं। तो जो जहाँ पर आरंभिक मानव के बारे में कैसे पता चलता है, तो पुरातत्वविदों को ऐसे कुछ सबूत मिले जिनके बारे में हमें इनके बारे में पता चल जाए। तो सबूत क्या क्या थे, चलो देखते हैं। आरंभिक मानव के बारे में अपन को यानी पुरातत्वविदों को हड्डियों, लकड़ियों, और पत्थरों के औजार मिले, तो पुरातत्वविदों को जो प्राचीन आरंभिक मानव थे उस काल के लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के औजार मिले, लेकिन हड्डी और लकड़ी अभी तक बच नहीं पाई, बहुत कम मात्रा में जो बची है वो बहुत कम मात्रा में बच पाए। लेकिन जो पत्थर है यानी कि पाषाण है वो अभी तक बचे हुए हैं। तो हमें जो पता चलता है आरंभिक मानव के बारे में प्राचीन काल, वो पत्थरों के, औजारों के या हथियारों के माध्यम से हमें पता चलता है कि आरंभिक प्राचीन काल में जो मानव था, आरंभिक मानव, वो कैसा था। ठीक है, तो ये जो पत्थर दिए औजार थे इनका निर्माण किसने किया, तो बढ़िया देखते हैं निर्माण करता कौन था। तो इनका निर्माण करता आरंभिक मानव यानी कि आकेटक खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक। आकेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा इनका निर्माण किया गया इन हथियारों का।
तो इन्होंने निर्माण तो किया, लेकिन ये किस काम में इनको यूज करते होंगे वो अपन भी चलो देखते हैं। तो ये इन जो हथियार थे इनको फल फूल, उपयोग, इनका उपयोग क्या था, इन हथियारों का उपयोग फल फूल काटने, मांस काटने, और पेड़ों की छाल, और जानवरों की खाल उतारने। खाल उतारने, उतारने के लिए इन्होंने इनका निर्माण किया। और इनका निर्माण जो है ये हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे, यानी कि जो पीछे का जो हथियारों के पीछे होता है, जैसे कि ये डस्टर है, तो ये डस्टर में ऊपर का भाग ही ओनली मिटाने के काम आता है, लेकिन जो ये लकड़ी का बना हुआ है पीछे, इसका मुट्ठा अपन इसे कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या है, लकड़ी और हड्डी के मुट्ठे लगाकर, हड्डी के मुट्ठे लगाकर, दूसरा उपयोग है, ये तेरा उपयोग, ये दूसरा उपयोग, मुट्ठे लगाकर बाण और भाला, बाण और भाला। बाण को तो वैसे आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि जो तीर बाण होते हैं तो उनमें जो चलाने का होता है, यानी कि आपने अगर महाभारत देखा हो तो उसमें जो अर्जुन होता है, यानी कि जो धनुर्धर एक अर्जुन को माना जाता है, तो वह जो अपने पीछे टका हुआ एक रखता है, उसमें वो बाण रखे हुए होते हैं जो कि नुकीले तीखे होते हैं। और भाला, आपने अगर महाराणा प्रताप के बारे में सुना होगा तो जो भाला, महाराणा प्रताप जो अपने हाथ में जो हथियार लिए होते हैं उसे अपन भाला कहते हैं, और अपने हाथ में भाला लिए होते हैं। तो ये तो हो गए इसके दो उपयोग, एक इसका और उपयोग लकड़ी काटने में, हथियारों का उपयोग कहीं कहीं कारणों से कर देते, एक लकड़ी काटने से, काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए भी ये इनका उपयोग करते थे। और जो लकड़ी है उसका भी ये क्या क्या उपयोग करते थे, एक तो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते थे, ठीक है, और एक प्रकाश यानी कि जलाने के लिए, रोशनी के लिए, ठीक है, और दूसरा ये करते थे मांस भूनने के लिए, या अपन कह सकते हैं भोजन पकाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए इसके उपयोग कि जो आरंभिक मानव थे उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, पुरातत्वविदों को आरंभिक मानव द्वारा, यानी कि आर्कियॉलॉजिस्टों और खाद्य संग्राहकों द्वारा बनाए गए हड्डी, लकड़ी और पत्थरों के औजार मिलते हैं। और इस काल में, जिस काल में मानव रहते थे, आरंभिक मानव, उस काल में पत्थरों का अधिक महत्व होता, और पत्थरों को अपन पाषाण बोलते हैं, पाषाण। तो इस कारण से इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, पाषाण काल के नाम से भी आरंभिक काल को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन इस पाषाण काल के बारे में आगे थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये अपना आरंभिक मानव समाप्त हो गया। अपना नेक्स्ट टॉपिक है रहने की जगह का निर्धारण करना। जो टॉपिक है वो है रहने की जगह का निर्धारण करना।
रहने की जगह का निर्धारण करना। तो लोग पहले रहते कहाँ थे, यहाँ से इससे एक समझना है कि लोग रहते कहाँ थे। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे स्थान मिले, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो वहाँ पे एक मानचित्र में, उसमें आपको लाल त्रिकोण निशान दिखाई देंगे। तो उन निशानों पे आप देखोगे तो कुछ स्थानों के नाम है, लगभग 3 स्थानों के नाम है वहाँ पे। तो वो ऐसे कुछ स्थान थे, यानी कि पुरा स्थल थे। पुरा स्थल के बारे में अपन अगले टॉपिक में यानी कि आगे पढ़ेंगे। यानी कि ये कुछ ऐसे पुरा स्थल थे जहां पर आरंभिक मानव के रहने के प्रमाण मिले। ठीक है, आगे तक खाद्य संग्रह को या आरंभिक मानव के रहने के वहां पे प्रमाण मिले। तो अपन जानते हैं जो ऐसे कौन कौन से स्थान थे। पहला है उसकी, ठीक है। दूसरा है कर्नूल गुफाएं, इसके बाद करें भीमबेटका, ये 3 स्थान है, आपको मैप में आसानी से मिल जाएंगे, मानचित्र में जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो जो ये उसकी है, ये यादगिरी जिले में स्थित है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट यादगिरी, और इसका राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के यादगिरी जिले में ये स्थित है। दूसरा है अपने कर्नूल गुफाएं। एक कर्नूल गुफाएं कर्नूल जिले की डिस्ट्रिक्ट कर्नूल, और इसका राज्य है आंध्र प्रदेश। तीसरा है अपने भीमबेटका, ये जो है ये रायसेना जिले में स्थित है। रायसेना जिले में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट रायसेना, मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। तो अपन इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जो यादगिरी है, यानी कि जो ये ऐसे पुरा स्थल थे जहां पर कुछ पुरा स्थल नदियों या जलाशयों के किनारे होते थे। इनमें से 2 ऐसे पुरा स्थल है, यानी कि एक उसकी और एक भीमबेटका, जो नदियों के किनारे स्थित थे। यानी कि जो कृष्णा नदी होती है, कृष्णा नदी है, उसकी एक सहायक नदी है, उसी के नाम पे इस स्थान का नाम है उसकी, जो कि एक पुरा स्थल है। पुरा स्थल के बारे में अपन अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो जो ये उसकी है, ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। और भीमबेटका, ये जो है ये नर्मदा घाटी की पास स्थित है, नर्मदा घाटी के पास ये स्थित है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के पास ये स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर आरंभिक मानव के रहने के प्रमाण मिले। गुफाओं के बारे में तो जो भीमबेटका में कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन जो कर्नूल गुफाएं यहाँ पर हमें चूल्हे, राख और कंकाल आदि प्राप्त हुए। इनके आधार पर अपन कह सकते थे कि यहाँ पर आग जलाई जाती थी, यानी कि आग जलाई जाती थी। इसका मतलब है कि आरंभिक मानव जो है वो आग जलाना सीख गया था। तो ये आग जलाना सीख गया था, तो आग का क्या क्या उपयोग करता था, किस किस कार्य में ये आग को काम में लेता था। तो एक तो है भोजन भुनने में, और एक प्रकाश करने में, जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं।
और जानवरों से अपनी रक्षा करने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये कंकाल और राख के जो अवशेष मिले उससे ये भी पता चलता है कि कर्नूल गुफा जो कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है, यहाँ पर नर बलि दी जाती थी। इन अवशेषों के माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ पर नर बलि दी जाती थी। तो ये अपना टॉपिक खत्म होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है शैली चित्रण। शैली चित्रण, तो जो शैली चित्रण है ये है क्या, पहले अपन ये जानते हैं। तो शैली चित्रण में लोगों के द्वारा गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे। इसके अंतर्गत लोगों के द्वारा, लोग जिस गुफा में रहते थे तो उस गुफा की दीवार पर वो चित्रकारी करते थे, यानी कि उस गुफा की दीवार पर वो चित्र बनाते थे। तो वो आता है शैली चित्रण। ठीक है, तो ये कैसे चित्र बनाते थे, कहाँ बनाते थे, कहाँ प्रमाण कहाँ मिले। तो ये एक आता है इसमें भीमबेटका का, जो कि अपन ने ऊपर पढ़ा, भीमबेटका का। अपन इसके बारे में जाना कि कहाँ कौन से राज्य और कौन से जिले में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर भीमबेटका में जो शैली चित्रण है वो शैली चित्रण यहाँ पर की गई। यहाँ पर भीमबेटका में लगभग 700 गुफाएं स्थित है। 700 गुफाएं यहाँ पर स्थित है, जिनमें से लगभग 475 यानी कि 475 गुफाओं में चित्र बनाए गए। चित्रण किया गया। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा होगा कि चित्रण बनाए 475 गुफाओं में, लेकिन जो एक चित्र थे बनाए किसके थे, यानी कि कौन कौन से रंगों के बनाए थे, कितने रंगों के बनाए थे। तो मैं आपको बता दूं कि 16 रंगों से यहाँ पर चित्र बनाए गए। ठीक है, जिसमें से सफेद और लाल रंग सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया गया। अब आप बोलोगे कि चित्र रंगों के भी बना दिए, ठीक है, गुफाओं में बना दिए, लेकिन बनाए किसके थे। तो यहाँ पे जो चित्रण हुआ था वो 29 प्रकार की प्रजातियों का चित्रण यहाँ पर किया गया था। अपन कह सकते हैं कि 29 प्रकार की प्रजातियों का यहाँ पे आरंभिक मानव द्वारा सजीव चित्रण किया गया था। चित्रण यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये चित्र जो थे ये लगभग यानी कि पूरा पाषाण काल, अपन अभी पाषाण काल के बारे में आगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल तक के यहाँ पे नवपाषाण काल तक के यहाँ पे चित्र बनाए गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा चित्र बनाए गए वो थे मध्य पाषाण काल के। तो दोस्तों ये अपना शैली चित्रण समाप्त हो गया। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसा कि आपने कहा था कि पूरा स्थल किसे कहते हैं। पूरा स्थलों के बारे में अपन अब यहाँ पे समझेंगे। तो ये अपना टॉपिक पूरा स्थल। पूरा स्थल कहते किसे। दोस्तों जो पुरातत्वविद होते हैं यानी कि खोजकर्ता, उनको इमारतें, बर्तन, हथियार
जो भी मिलते हैं जिस स्थान से, तो उस स्थान को पुरा स्थल कहते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इमारतें जिस स्थान पर इमारतें, बर्तन, हथियार आदि मिलते हैं, उस स्थान को पूरा स्थल कहते हैं। उस स्थान को पूरा स्थल कहते हैं। क्या क्या मिलते हैं? इमारतें, बर्तन, हथियार और कुछ भी, तो उस स्थान को पूरा स्थल कहते हैं। तो जो ये इमारतें, बर्तन और हथियार है, इनका निर्माण किसने किया होगा? अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि आरंभिक मानव ने इनका निर्माण किया था। तो क्यों किया था, इनका निर्माण क्यों किया था, तो हम जानेंगे। उन्होंने इनका निर्माण उनके कार्यों के लिए किया होगा, सिंपल सी बात है। तो इनका निर्माण हुआ था उनके कार्यों के लिए। अपने कार्यों के लिए किया। ठीक है, तो अपना पुरा स्थलों के बारे में अपन समझ चुके हैं कि पुरा स्थल किसे कहते हैं? जिस स्थान पर इमारतें, बर्तन आदि हमें प्राप्त होते हैं, उस स्थान को अपन पुरा स्थल के नाम से जानते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है आग की खोज। आग की खोज। तो दोस्तों अभी अपन ने एक टॉपिक पहले पढ़ा करनूल की गुफाओं के बारे में। तो वहां पर हमें राख, कंकाल और चूल्हे, इसके अपने साक्ष्य मिले, यानी कि प्रमाण मिले। तो अपन कह सकते हैं कि वहां पर इन साक्ष्यों के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक मानव यानी कि आरंभिक मानव जो था वो आग जलाना सीख गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन ज्यादा कुछ नहीं लिखते हुए लिखेंगे कि चूल्हे करनूल गुफा में चूल्हे, राख आदि के प्रमाण के अनुसार कह सकते हैं कि प्रारंभिक मानव आग जलाना सीख गया था। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन कह सकते हैं कि हमें चूल्हे और राख, कंकाल आदि के साक्ष्य करनूल गुफाओं से यानी पुरातत्वविदों को वो मिले। तो ये अपना टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है नाम और तिथियां। इसमें अपन पुरा स्थलों के बारे में जानेंगे कि पुरा स्थल किसे कहते हैं। ठीक है, तो नाम और तिथियां। तो इसमें सबसे पहले आता है आरंभिक काल। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं
कि आरंभिक मानव किसे कहते थे? जो इस उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले रह रहे थे, उन्हें अपन आरंभिक मानव कहते थे। तो यहाँ पे आरंभिक काल किसे कहते हैं? आरंभिक काल भी उसी से रिलेटेड है कि यानी कि इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले जो काल था अपन उसे आरंभिक काल कहते हैं। ठीक है, इस काल में अपन ने पढ़ा कि वहां पर जो औजार थे उनमें पत्थरों के औजारों का महत्व अधिक था, इसलिए इसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता था। तो आरंभिक काल को पुरातत्वविदों ने पत्थरों यानी कि पाषाण के महत्व के आधार पर पाषाण काल नाम दिया, पाषाण काल नाम दिया। ठीक है, ये काल जो है पाषाण काल यानी कि आरंभिक काल, ये पत्थरों के महत्व को बताता है, यानी कि पाषाण के महत्व को बताता है। जो ये काल, इसकी अवधि है वो लगभग 20 लाख साल पहले से है। ठीक है, यानी कि 20 लाख साल पहले इसकी अवधि, इसका प्रारंभ कब हुआ? 20 लाख साल पहले। बीस लाख साल पहले से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद अपन आते हैं कि ये जो आरंभिक काल है यानी कि पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अपन इसको थोड़ा सा ऐसे हटा लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। सेकंड नंबर पे दोस्तों मध्य पाषाण काल, मध्य अपन यहाँ सोचने लिख देते हैं। तीसरे पे नव पाषाण काल। दोस्तों कहा जाता है कि मानव इतिहास की जो घटनाएं घटी, यानी कि जो मानव इतिहास की जो घटनाएं घटी वो लगभग इसी काल में 99% घटनाएं इसी काल में घटी मानव इतिहास की। ये कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये काल था ये लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक ये काल चला। पूरा पाषाण काल अवधि है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। ये इसकी समय अवधि इस काल। अब आते हैं अपन मध्य पाषाण काल के बारे में। तो दोस्तों जो मध्य पाषाण काल है इसे एक और नाम से जाना जाता है मेसोलिथ। क्या दोस्तों? मेसोलिथ। दोस्तों जो एक काल है इस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए, यानी कि वातावरण में बहुत ज्यादा बदलाव हुए। यहाँ पर अपन लिखेंगे पर्यावरणीय बदलाव, बड़े बदलाव हुए इस काल में, पर्यावरणीय बदलाव। ठीक है दोस्तों, और जो ये काल था इस काल के जो औजार थे वो बहुत ही छोटे थे। तो इन औजारों के मैंने आपको मुट्ठी के बारे में बताया कि मुट्ठा किसे कहते हैं। तो असिया और भाला यानी कि भारी और असिया जैसे
औजार मुठे लगाकर इस काल में तैयार किए जाते थे। ठीक है दोस्तों। हसिया, ठीक है, हसिया और आरी, क्या वो आरी, जिससे औजार इस काल में मुठे लगाकर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इस काल को एक मेसोलिथ काल के नाम से जाना जाता है और एक और नाम है माइक्रोलिथ, यानी कि लघु पाषाण काल। माइक्रोलिथ का मतलब होता है लघु पाषाण काल, माइक्रोलिथ लिथ, यानी कि लघु पाषाण काल के नाम से इसे जाना जाता है, लघु पाषाण काल। अपन ने इन दोनों के बारे में जाना। अब आता है लघु पाषाण काल। दोस्तों जो ये मध्य पाषाण काल है, इसकी समय अवधि की अगर अपन बात करें तो इसकी समय अवधि 12,000 साल पहले से 12,000 साल पहले से 10,000 साल के बीच बन जाती है। 10,000 साल पहले बन जाती है। दोस्तों जो ये समय अवधि में आपको बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स नहीं होती। आपकी 6 क्लास के एनसीईआरटी की बुक में ये दे रखी, अगर आप कोई और बुक देखोगे तो उसमें थोड़ी अलग दे रखी होगी। तो आप ज़्यादा ये जो ये अवधि है इसमें फोकस ना करें, केवल आप ये याद रखें कि पूरा पाषाण काल के बाद मध्य और मध्य के बाद नव पाषाण काल आता है। और जो ये पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है उच्च, मध्य, निम्न, यानी कि फर्स्ट में तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उच्च, दूसरा है मध्य, तीसरा है नव, यानी कि निम्न पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो आप समय अवधि के बारे में ज्यादा थोड़ा सा डिटेल से किसी और बुक्स में देख लें, वहां पे आपको अलग मिलेगी। तो इसके बारे में ज्यादा जानकर न रखते हुए आप केवल ये याद रखिए कि पाषाण, निम्न पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल आता है, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण, उसके बाद में नव पाषाण आता है। अब अपन जानेंगे नव पाषाण काल के बारे में। दोस्तों जो ये पाषाण काल है इसकी समय अवधि 10,000 साल पहले मानी गई है। 10,000 साल पहले इसकी समय अवधि मानी गई। और अगर अपन बात करें हथियारों और औजारों की, तो जो ये काल है पूरा पाषाण काल, इसके औजार बहुत ही भद्दे और घटिया होते थे। और जो नव पाषाण काल है इसके एकदम चमकीले टाइप के औजार होते थे, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया औजारों में भी सुधार होता गया। यहाँ के औजार सबसे भद्दे और कमजोर घटिया माने जाते थे, और जो ये नव पाषाण काल है इसके औजार सबसे बढ़िया माने जाते थे। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आप समझ ही गए होंगे कि आरंभिक काल किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। पुरातत्वविदों ने पाषाण के इस पाषाण के आधार पर, यानी पत्थरों के महत्व को बताते हुए इस काल को पाषाण काल नाम दिया। ठीक है, इसके अंदर 3 काल होते हैं, पुरा पाषाण, मध्य और नव। पुरा पाषाण के अंदर भी 3 होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। तो इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक, बदलती जलवायु।
बदलती जलवायु। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य पाषाण काल में जलवायु में यानी कि परिवर्तन यानी कि पर्यावरण में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। तो जलवायु भी एक परिवर्तन का पर्यावरण का हिस्सा है। तो इसमें भी इसी काल में बदलाव हुआ, यानी कि लगभग 12,000 साल पहले जो जलवायु है उसमें काफी बदलाव आए। 12,000 साल पहले यानी कि मध्य पाषाण काल में। जलवायु में बड़े बदलाव। ठीक है दोस्तों, बदलाव क्या क्या है वो अपन देखते हैं। बदलाव आने से गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, गर्मी बदलाव आने की से गर्मी बढ़ने लगी। बदलाव आने का परिणाम ये हुआ कि गर्मी बढ़ी, और गर्मी बढ़ी तो घास के मैदानों का भी विकास हुआ, और जैसे घास के मैदानों का विकास हुआ तो घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी। ठीक है, तो घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी तो मनुष्य ने, जो लोग शिकार करते थे वो इनके पीछे गए शिकार करने के लिए, और इनके आसपास नजर रखी जानवरों के आसपास, और उन्होंने प्रजनन के बारे में और उनके रहन सहन के बारे में यानी कि पालन पोषण खान पान आदि के बारे में जानकारी सीखी आरंभिक मानव ने। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि काफी बदलाव आए, गर्मी बढ़ी, परिणाम बदलाव के परिणाम 12,000 साल पहले बदलाव आए परिणाम स्वरूप गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ी और गर्मी बढ़ने से घास के मैदानों का विकास हुआ। घास के मैदान विकास, ठीक है, घास के मैदानों का विकास हुआ, इससे जानवरों की संख्या बढ़ी। जानवरों की संख्या बढ़ी, जानवरों की संख्या बढ़ी तो शिकारी लोग थे वो इनके पीछे गए और इनसे सीखा क्या क्या, खान पान, खान पान, प्रजनन आदि के बारे में इनसे सीखा। सीखा, ठीक है, तो जो जलवायु बदली उसका ये परिणाम हुआ। ठीक है, तो ये अपना जलवायु टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है अपना कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो अपन पहले खेती के बारे में जानेंगे कि खेती का विकास कैसे हुआ। खेती का विकास कैसे हुआ, तो दोस्तों अपन जानेंगे गेहूं, जौ और चावल ये ऐसे बीज थे जो प्राकृतिक रूप से यानी कि ऑटोमेटिक उगने स्टार्ट हो गए, और जब ये उगने स्टार्ट हुए तो मनुष्य ने इन्हें एकत्रित किया एक तो भोजन के लिए, और एकत्रित करके इनसे एक सीख ली। इनसे मतलब सीखा क्या क्या, अनाज के बारे में सीखा। क्या सीखा कि कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं, ऐसी जानकारी मनुष्य ने ली और वो पैदा करने लग गया। क्या बीजों को यानी फसल पैदा करने लग गया, और धीरे धीरे वो कृषक बन गया।
इस तरह से खेती की शुरुआत हुई। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे गेहूं, जौ और चावल, ये क्या प्राकृतिक रूप से उगने लग गए थे, प्राकृतिक रूप से यानी कि ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये उगने लगे तो इन्हें मनुष्य ने क्या किया, एकत्रित किया, और एकत्रित करके एक तो भोजन के लिए, कहीं के लिए, एक तो भोजन के लिए, और दूसरा एकत्रित करके इनसे सीखा। क्या सीखा कि कहाँ उगते हैं, अनाज के बारे में सीखा, अनाज के बारे में क्या सीखा, कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं, आदि जानकारी हासिल की, और ये जानकारी हासिल करके पैदा करते थे। और धीरे धीरे कृषक बन गए। इस तरह से खेती का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, तो खेती के बारे में अपन जान चुके हैं। अब अपन जानेंगे पशुपालन, कि पशुपालन का विकास कैसे हुआ, लोगों ने पशुओं को पालना स्टार्ट कैसे किया। पशुपालन, तो पशुपालन में अपन देखेंगे कि लोग जो हैं वो थोड़े से बुद्धिमान हो गए थे, बुद्धिमान टाइप के, यानी कि इंटेलिजेंट हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, जानवरों को आकर्षित करने के लिए, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने घरों के आसपास वो चारा रखने स्टार्ट कर दिया, जिससे जानवर चारा देख के आकर्षित हो और उनको वो पाल सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को वो आकर्षित किया। जानवरों को आकर्षित किया। ठीक है, तो इन्होंने जानवरों को आकर्षित किया, चारा ही नहीं रखा इन्होंने, और खाने के अन्य जो पदार्थ होते हैं वो भी रखे। ठीक है, तो सबसे पहले, यानी कि स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जो जानवर पालतू बनाया गया था वो जंगली कुत्ते का पूर्वज था। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना। सबसे पहले पालतू जंगली कुत्ते का पूर्वज। वो बनाया गया, और इसके बाद भेड़ बकरी, इसके बाद भेड़ बकरी, गाय, सुअर आदि को पालतू बनाया गया। लेकिन सबसे पहले जो जानवर पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता, यानी कि जंगली कुत्ते का पूर्वज। ठीक है, तो इस तरह से ये
जानवर, अन्य जानवर पालतू बनाए। तो लोग क्या है, इनकी रक्षा करने लगे, किससे? अन्य जंगली जानवरों से। ठीक है, लोगों ने इनकी रक्षा की, रक्षा की जंगली जानवरों से। ठीक है, अन्य जंगली जानवरों से इनकी रक्षा की, और जंगली, और धीरे धीरे जानवरों से जंगली जानवरों रक्षा करते करते धीरे धीरे ये पशुपालक बन गए। धीरे धीरे ये क्या बन गए? पशुपालक। ठीक है, तो ये अपना जो है टॉपिक खत्म होता है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसी हुई। अपन जान चुके हैं कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। इसके बाद दोस्तों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बसने की प्रक्रिया, यानी कि लोगों ने एक जगह रहना स्टार्ट कैसे किया, बसना स्टार्ट कैसे किया, यानी कि बस्तियों का आविष्कार, विकास कैसे हुआ, उसके बारे में अपन यहाँ पे जानेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बसने की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया थी बसने की, उसके बारे में अपन यहाँ पे जानेंगे। तो लोगों द्वारा अपन जान चुके हैं कि कृषि का आविष्कार स्टार्ट हो गया था, यानी कि कृषि करना वो पशुपालन स्टार्ट लोगों ने कर दिया था। तो आपको पता होगा या नहीं हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ बीज लीजिए। ठीक है, तो जब आप कोई बीज लेके उसे आप बोएंगे और आप देखेंगे कि उसको पैदा होने में कितना टाइम लगता है। कभी कभी उसे पैदा होने में 6 महीने लगते हैं। तो दोस्तों 6 महीने पैदा होने में लगते हैं, और साथ ही उसकी देखभाल भी फसल की अपन को करनी होती है। तो इसलिए ये एक स्थान पर, जिस स्थान पर फसल बोई जाती थी उस स्थान पर उसकी देखभाल के लिए ये लोग रहने लगे, और इसी तरह से बस्तियां और बसते चले गए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपन लोगों द्वारा कृषि व पशुपालन किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, अपन जान चुके कि बसने की प्रक्रिया क्या है। लोगों के द्वारा कृषि और पशुपालन स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो जब इन्होंने कृषि और पशुपालन स्टार्ट किया तो क्या क्या सावधानी रखी वो अपन देखते हैं। इन्होंने जब बीज को चुना, यानी कि बीज का चयन किया कृषि के लिए, तो इन्होंने उच्च गुणवत्ता, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज व अहिंसक, यानी कि जो हिंसक ना हो, ऐसे जानवरों को इन्होंने पालना स्टार्ट किया। का चयन किया गया इनके द्वारा। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले बीज अपनाए थे उसमें इन्होंने सबसे पहले कौन कौन से बीज अपनाए थे, ठीक है, वो अपन देखेंगे। और जानवरों को, कौन कौन से जानवरों को अपनाया था। तो इन्होंने जो बीज अपनाए थे वो थे स्टार्टिंग में गेहूं और जौ, ये बीजों को इन्होंने अपनाया। जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी,
कुत्ते के बाद भेड़ बकरी को इन्होंने अपनाया था। ठीक है, तो ये इनसे पौधों और जो फसल स्टार्टिंग की इन्होंने, तो पौधों से बीज का जो अच्छी तरह से चयन करते थे बीज के लिए। ठीक है, बीज के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का ये चयन करते थे। ये जो प्रक्रिया हुई बसने की, वो सभी जगह एक साथ नहीं हुई, ये धीरे धीरे फैलती गई दुनिया में, यानी कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ। और जो ये प्रक्रिया हुई ये मध्य पाषाण काल में, पाषाण काल, यानी कि अपन कह सकते हैं ये प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी। जो कृषि और पशुपालन की शुरुआत कब हुई? 12,000 साल पहले लगभग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये अपना टॉपिक बसने की प्रक्रिया खत्म हो गई। अपन जान चुके कि बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं। लोगों ने कृषि और पशुपालन का जो है पशुपालन और कृषि स्टार्ट की, तो ये एक ही जगह पर इन्हें लंबे समय तक रहना होता था, तो ये एक ही जगह पर अपना घर और झोपड़ी वगैरह बनाकर रहने लगे। और इन्होंने जब फसल या करने की और पशुओं को पालने की बारी आई, तो इन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले बीज और अहिंसक पशुओं का चयन किया। साथ ही अपन देखेंगे कि इन्होंने अपनाई गई हुई फसलों में सबसे पहले गेहूं और जौ का चुनाव किया, और अपनाए गए हुए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी का इन्होंने चुनाव किया। और जो ये सारी प्रक्रियाएं ये लगभग 12,000 साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि मध्य पाषाण काल की प्रक्रिया थी। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है एक नवीन जीवन शैली। जी दोस्तों, एक नवीन जीवन शैली। नवीन जीवन शैली कि एक जो आरंभिक मानव था, अपन ने आगे बढ़ चुके हैं अपन कि जो आरंभिक मानव था उससे एक नवीन जीवन शैली, यानी कि वो जो एक तरह का घूमता रहता था भोजन की तलाश में, भोजन का संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, वो एक वहां से लेकर नवीन जो जीवन शैली है उसका विकास कैसे हुआ, तो अपन इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो नवीन जीवन शैली इसका विकास हुआ फसल पैदा करने लगे थे। ठीक है, पकने में समय लगता है, साल 6 महीना, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए लोग एक स्थान पर लंबे समय के लिए रहने लगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये लोग फसल पैदा करने लग गए थे, तो एक स्थान पर लंबे समय के लिए इन्हें रहना होता था लोगों को, एक इसलिए फसल पकने से, तैयार होने से एक स्थान पर रहना होता था, इसलिए ये बसना स्टार्ट हो गए। ये अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब कटाई की जाती थी, फसल पकने के बाद उसकी कटाई की जाती थी, तो ये क्या है, जो बीज होता था, यानी कि जो बीज निकलता था फसल से, उसका ये किस तरह से उसका उपयोग करते थे वो अपन देखेंगे। ये आता है नवीन जीवन शैली का। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि फसल पैदा करने लगे थे। फसल पैदा करने लगे थे। तैयार होने में समय लगता है। साल 6 महीने। ठीक है, इसलिए एक स्थान पर रहने लगे। ठीक है, तो जब फसल तैयार हो जाती थी, अब यहाँ पर फसल तैयार हो जाती थी, यानी कि तैयार फसल से तैयार फसल से, तो जब दोस्तों फसल तैयार हो जाती थी,
तो उस टाइम ये एक तो भोजन के लिए फसल को बचा के रखते थे, एक तो भोजन के लिए और एक बीज के लिए। तो अगर इनको सुरक्षित रखना हो तो एक चीज की आवश्यकता होती है, वो है भंडारण। क्योंकि अपन इसको खुले में या फिर कहीं ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि बारिश के मौसम में ये भीग जाएंगे और खराब हो जाएंगे, इसलिए भंडारण की बहुत आवश्यकता होती थी। किन लोगों ने भंडारण के लिए मिट्टी की टोकरियां, मिट्टी के टीले, टोकरियां बुनी और बड़े बड़े गड्ढे खोदे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फसल के लिए भंडारण स्टार्ट कर दिया। भंडारण, ठीक है, क्यों किया, एक तो बीज को बचाने के लिए, यानी कि एक तो भोजन के लिए सुरक्षित रखना था अनाज को, कहीं के लिए भोजन के लिए, और एक बीज के लिए, क्योंकि दोबारा फसल पैदा करनी थी, बीज के लिए। तो उन्होंने भंडारण स्टार्ट कर दिया। और भंडारण इन्होंने किया, तीनों क्या है, मिट्टी के टीले बनाए, मिट्टी के बड़े बर्तन, या हम उनको कह सकते हैं टीले या बर्तन, जो कि बड़े बड़े इन्होंने बनाए। साथ ही इन्होंने टोकरियां बुनी, टोकरियां बुनी, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने, टोकरियों के साथ साथ इन्होंने जमीन में गड्ढे खोदे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इन्होंने फसल का भंडारण करना स्टार्ट कर दिया। तो ये अपना नवीन जीवन शैली की जो टॉपिक है वो खत्म हो गए हैं। कि इन्होंने फसल पैदा करना सीख लिया था, वो फसल पैदा करने लग गए थे। तो तैयार होने में आपको पता है कि साल 6 महीने का टाइम लगता है, तो इन्हें एक स्थान पर रहना पड़ता था, ठीक है। और एक स्थान पर रहना पड़ता था खाने के लिए, फसल तैयार करने के लिए। और जब फसल तैयार हो जाती थी तो उसको आगे के लिए, यानी कि भोजन के संग्रहण के लिए उसको बचाकर और अच्छे से रखना होता था। तो इन्होंने भंडारण स्टार्ट कर दिया। भंडारण के लिए उन्होंने मिट्टी के टीले बनाए, टोकरियां बुनी और जमीन में गड्ढे खोदे। साथ ही जो भंडारण में जो इन्होंने अनाज का जो बचा के रखा, भंडारण किया, उनसे इन्होंने दो काम किए। तो इन्होंने वो भोजन के लिए रखा और दूसरा बीज के लिए। तो ये अपना नवीन जीवन शैली टॉपिक समाप्त हो गया। अब इसके बाद आता है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे। अब वो कैसे थे अपन देखते हैं। जानवरों के बारे में, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे। अगर दोस्तों जानवरों की अच्छे से परवरिश की जाए तो जानवर बच्चे देते हैं और साथ ही दूध देते हैं। बच्चे देते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती है, और दूध देते हैं जो कि एक दूध भोजन का एक मुख्य स्रोत है, यानी कि बहुत अच्छा स्रोत है। और बच्चे देने से उनकी संख्या बढ़ती है तो हमें उनसे मीट भी, यानी कि मांस भी प्राप्त होता है। तो जानवरों से अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर जानवरों को अच्छी तरह से परवरिश की जाए तो उनसे हमें उनकी संख्या बढ़ती है, जिससे हमें मांस व दूध प्राप्त होता है, जो कि भोजन की अच्छे स्रोत है। तो दोस्तों इस टॉपिक में यही था। अब इसके बाद आगे जो टॉपिक है वो है आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में कैसे पता करें। एक क्वेश्चन है कि आरंभिक और पशुपालकों, आरंभिक कृषक जो थे और पशुपालक थे, उनके बारे में कैसे पता चले। तो दोस्तों अपन नवीन जीवन शैली जानवरों के बारे में पढ़ चुके हैं कि जानवर एक चलते फिरते कैसे खाद्य भंडार, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में, किसका पता कैसे लगाए। आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में पता कैसे लगाए, अपन इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जहाँ से अपने को प्राचीन समय की चीजें प्राप्त होती हैं अपन उन्हें पुरास्थल कहते हैं। तो जो आपकी जो साइंस की जो 6 क्लास की, सॉरी, जो आपकी 6 क्लास की बुक्स है उसमें आपको मैप दिया है।
उस मैप में अगर आप देखोगे तो आपको नीले रंग के गोले दिखाई देंगे। वो गोले से भी पुरा स्थलों के गोले हैं। उनमें से अपन एक दो पुरा स्थलों को लेके यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे इन पुरा स्थलों पे जो है अपन आपके बुक में दे रखे हैं और अपन समझेंगे यहाँ पे उन पुरा स्थलों पे आरंभिक कृषक और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिलते हैं या पता चलता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं मेहरगढ़ की। ठीक है, तो ये जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद दूसरा है एक ब्रजहोम। दोस्तों अपन ने अगले पार्ट में पढ़ा ब्रज वृक्ष के बारे में। ब्रज वृक्ष के बारे में यानी कि जिस पेड़ से पांडुलिपियां बनाई जाती है, अपन ने अगली क्लास में पढ़ा। तो जहां पर ब्रज के पेड़ होते हैं उसे ब्रजहोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना दूसरा पूरा स्थल हो गया। इसकी खोज जो है वो टेराओ पीटरसन ने की थी। ब्रजहोम की खोज किसने की थी? ये जो ब्रजहोम है ये कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके खोज करता थे टेरा और पीटरसन। तो दोस्त इसकी खोज कब की थी टेरा और पीटरसन ने? 1935 यानी कि 1935 को इसकी खोज की थी। इसके बाद अपना तीसरा जो है वो है चिरोद या चिरोद। ये अपना तीसरा। तो दोस्तों ये जो है ये पहले तो ये जो चिरोद है ये बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। ये चिरोद में सबसे ज्यादा यानी कि पाषाण यानी पत्थरों से ज्यादा यहाँ पे हड्डियों के उपकरण पाए गए, यानी कि हथियार यहाँ पे हड्डियों के पाए गए। ठीक है, इसके बाद अब होता है अपना दाहोजली हेड लिंक। ठीक है, दाहोजली हेड लिंक। दाहोजली हेडिंग। दोस्तों दाहोजली हेडिंग की खोज जो है वो जॉन लुबाक ने की थी। किसने? जॉन लुबाक। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है? तो ये पहले तो असम में था लेकिन अब ये मेघालय में आता है। यानी कि पहले जो ये स्थान है वो असम में आता था लेकिन अब जो ये मेघालय में आता है। मेघालय। ठीक है, इसके बाद हुल्लर, पचमपली और कोल्ड। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जानेंगे पांचवे के बारे में। पांचवा कौन सा है पूरा स्थल अपना? पांचवा पूरा स्थल अपन जानेंगे कोल्डिंग के बारे में। कोल्डिंग। ठीक है, तो जो ये स्थान है यहाँ पर सबसे यानी कि लगभग 6000 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व यहाँ पे चावल की खेती की जाती थी। इसके साक्ष्य मिले। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक महग्रा नामक स्थान है। ठीक है, तो इस स्थान पे इस प्रकार यानी कि पहले नीचे पिलर, ठीक है, उस पिलर के ऊपर झोपड़ी, इसके साक्ष्य मिले।
यानी कि अपन एक कह सकते हैं कि यहाँ पर एक गौशाला, क्या गौशाला, गौशाला, इसके यहाँ से साक्ष्य अपने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो अपन ने इन पुरास्थलों के बारे में जान लिया कि अपने को जो आरंभिक कृषक और पशुपालक है उनके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। ये जो पुरास्थल है, यहाँ से पुरास्थल का मतलब आप जानते ही हो, तो यहाँ से अपने को इनके बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। जो अपना नेक्स्ट है वो है स्थायी जीवन शैली की ओर। अपन ने पहले पढ़ा नवीन जीवन शैली और अभी स्थायी जीवन शैली। स्थायी जीवन शैली अपन जानेंगे इसके बारे में, स्थायी जीवन शैली है क्या। पुरातत्वविदों को, यानी कि पुरातत्वविद जो खोज करता है उनको कुछ पुरास्थलों पे, यानी कि कुछ पुरास्थलों पे झोपड़ियों के निशान मिले, यानी कि झोपड़ियां उनको वहां पे मिली। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम के तौर पे झोपड़ियां और उन्हें घर मिले जहां से उन्हें लोगों के रहने के साक्ष्य मिले, यानी कि स्थायी, यानी कि एक जगह रहने वाली जीवन शैली के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। यानी कि घर मिले, इसका मतलब है कि लोग एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, वो घुमक्कड़ प्रजाति के जो लोग थे वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। ठीक है, अब स्थायी जीवन शैली के बारे में अपन जान चुके हैं कि पुरातत्वविदों को पुरास्थलों से झोपड़ियों और घरों के साक्ष्य मिले। अब अपन यहाँ जानेंगे एक उदाहरण। उदाहरण के तौर पे अपन ने अभी एक पुरास्थल का नाम पढ़ा, वो है ब्रजहोम। ब्रजहोम, इसके बारे में अपन यहाँ पे, तो दोस्तों ये जो ब्रजहोम है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? कश्मीर में। यहाँ पे ब्रजहोम में जमीन के अंदर, यानी कि जमीन के अंदर घर मिले, घर प्राप्त हुए इस प्रकार से। ठीक है, और उनमें सीढ़ियां, यानी कि आने जाने के लिए सीढ़ियां भी थी उन घरों में। ठीक है, और घर के अंदर और बाहर आग जलाने के साक्ष्य मिले, यानी कि चूल्हे के साक्ष्य मिले, आग जलाने के आप कह सकते हो कि वहां से साक्ष्य मिले। ठीक है, तो इन घरों में लोग कई कारणों से रहते होंगे, ठंड और मौसम के, बारिश, धूप धूल के कारण इनमें लोग रहते होंगे। ठीक है, और मौसम के अनुसार ही वो अपना भोजन भी बनाते होंगे, यानी कि सर्दी के मौसम में वो बाहर भोजन बनाते होंगे और गर्मी या बरसात के मौसम में वो अंदर भोजन बनाते होंगे। तो इस प्रकार से ये अपना स्थायी जीवन शैली है। और इसके अलावा अन्य पुरास्थलों से इनको पत्थर के उपकरण भी मिले, यानी कि औजार भी मिले, जो कि पुरा पाषाण, अपन ने जो काल पढ़े पुरा पाषाण, नवपाषाण और मध्य पाषाण, तो जो ये औजार मिले ये पूरा पाषाण काल से भिन्न, यानी कि माना जाता है कि ये नवपाषाण काल के उपकरण। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही ओखली और मुसल भी मिले, जो अनाज कूटने के काम आते होंगे, जो अभी भी आते हैं। आप अगर देखोगे तो गांव में भी उनसे अनाज कूटा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नवपाषाण युग के पुरास्थलों, जो नवपाषाण युग था उसमें पुरास्थलों से मिट्टी के बर्तन, यानी कि ये लोग भोजन बनाने के लिए इनका उपयोग करते होंगे। किसका? भोजन बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का। इनको मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए पुरास्थलों से।
तो ये एक स्थायी जीवन शैली, यानी कि अपन कह सकते हैं कि अपन जो अभी जीवन जी रहे ये उस तरह की जीवन शैली का यहाँ से आविष्कार हुआ, यहाँ से वो जीवन शैली स्टार्ट हुई, अपन ये कह सकते हैं। ये जो है ये नवपाषाण काल की बात है, जहाँ से अपनी जो अभी अपन जीवन जी रहे वो जीवन शैली स्टार्ट हुई, नवपाषाण काल। ठीक है, इसके बाद आता है सूक्ष्म निरीक्षण, जो कि अपना अगला टॉपिक है। मेहरगढ़ के बारे में अपन सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। तो ये अपना स्थायी जीवन है। तो इन्होंने इतने सारे सब कुछ किए और साथ ही एक कपड़े भी बुनने लग गए थे। तो कपड़े बुनने के लिए इन्होंने कपास की खेती करना स्टार्ट कर दिया था। कपास की खेती, कपास मतलब रुई, ठीक है, कपास यानी रुई की खेती, ठीक है, स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। रुई की खेती इन्होंने, कपास की स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद अपना जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ईरान जाने वाले जो है मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थान है, उसे कहते हैं मेहरगढ़। यानी कि ईरान जाने वाले रास्ते में, ईरान जाने वाले अपने यहाँ पे लिखेंगे मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थान है, हरा भरा स्थान जिसे मेहरगढ़ कहते हैं। दोस्तों मेहरगढ़ भी एक पूरा स्थल है। क्या है? एक पूरा स्थल है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से मिले के। सूक्ष्म निरीक्षण करें अपन तो यहाँ से मिले के। यहाँ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी यहाँ पे जो मृत्यु के बाद है वो जीवन होता है, यानी कि उन्हें मृत्यु के बाद भी सामानों की आवश्यकता पड़ती है। और ये यहाँ के नहीं, अभी भी गांव के लोगों का ये मानना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है जानवरों की हड्डियों, कई प्रकार के जानवरों की हड्डियों के यहाँ से अपने को साक्ष्य मिले, हड्डियों के यहाँ पे साक्ष्य मिले। यहाँ पर अधिकतर जो मकान थे वो चार, यहाँ पर जो मकान थे वो चौकोर आयताकार मकान थे, चौकोर आयताकार। ठीक है, तो इन मकानों में, ये जो आयताकार मकान थे, इन मकानों में 4 या इससे अधिक कमरे होते थे। कितने? 4 या इससे अधिक कमरे, जो शायद भंडारण के काम में आते होंगे। ठीक है दोस्तों, 4 या इससे अधिक कमरे होते थे जो कि भंडारण के काम में आते होंगे। इसके बाद यहाँ जो कब्रें मिली है, क्या दोस्तों, यहाँ पे जो कब्रें मिली है
उसमें कुत्ते और बकरी की जो है वो कंकाल मिले कब्रों में। इंसानों के साथ साथ यहाँ पे कंकाल मिले। यहाँ के लोगों का ये मानना था कि जो मृत्यु के बाद जो जीवन होता है तो उन्हें जीवन व्यापन करने के लिए तो चीजें होती हैं, सामग्री होती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वो मालिक के साथ जो अपना वफादार जानवर होता था, पालतू जानवर होता था, उसे भी वो कब्र में दफना देते। यही नहीं, उसके साथ वो उनकी जो भी दिनचर्या के सामान होते थे, खाने पीने के बर्तन वगैरह, वो भी उनके साथ, अनाज वगैरह सब उनके साथ कब्र में दफना दिए जाते थे। तो अपन यहाँ पे जानेंगे कि मृतक की कब्र में क्या क्या मिला। मृतक के साथ कब्र में, मृतक के साथ बकरी और कुत्ते, कहीं में बकरी तो कहीं में कुत्ता, और कहीं में दोनों ही। यहाँ पर दोनों के कंकाल मिले। ठीक है, मृतक के साथ कुत्ते, बर्तन, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं इन कब्रों में मिली, मेहरगढ़ की कब्रों में। ठीक है, यानी कि परलोक में रहने के लिए रखा होगा। शायद ये जो सामान है वो परलोक, मरने के बाद जो परलोक सिधार जाते हैं वहां पे रहने के लिए ये रखा होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना चैप्टर खत्म होता है। और अब एक इसमें दे रखा है आपकी नोटबुक, एक बुक में, हिस्ट्री में अन्य। ठीक है, तो अन्यत्र में ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक तो फ्रांस की गुफा की जो चित्रकारी है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें फ्रांस की गुफा की चित्रकारी में जो ये फ्रांस की गुफा है इसकी खोज 4 स्कूली बच्चों ने की थी। ठीक है, और जो ये चित्र हैं ये लगभग 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले बनाए गए लगते हैं। ठीक है, इनमें कई चित्र हैं जैसे जंगली जानवरों के, ठीक है, जंगली जानवरों, घोड़ों, कुत्तों, बिल्ली आदि के इनमें अनेक चित्र हैं। और ये गहरे चमकीले रंग से चित्र बनाए गए थे, यानी कि लोहे और चारकोल से ये चित्र के कलर से ये चित्र बनाए गए थे, चारकोल के रंग से। ठीक है, और ये चित्र कब बनाए गए होंगे? जब लोग शिकार पर या युद्ध में यात्रा के लिए चलते तब ये चित्र बनाए गए। ठीक है, इसके बाद ये फ्रांस की गुफा की जो स्टोरी तो कहानी तो समाप्त होती है। और एक है नवपाषाण पुरास्थल, तो इसको अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। नवपाषाण पुरास्थल, दोस्तों ये अपना हेडिंग नवपाषाण पुरास्थल। दोस्तों तुर्की यानी कि एक देश है तुर्की। तुर्की एक देश है, ठीक है, जो कि काला सागर के नीचे। काला सागर का नाम आपने सुना होगा शायद या नहीं सुना होगा, लेकिन काला सागर के नीचे एक स्थान है, देश है तुर्की। ठीक है, तो ये जो तुर्की है यहाँ नवपाषाण काल यानी कि नवपाषाण के युग के सबसे प्रसिद्ध, नवपाषाण काल के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक स्थान है तुर्की। क्या? चेतालहयु तुर्की। तुर्की इन नवपाषाण के जो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है उनमें से एक है चेतालहयु तुर्की। ठीक है, यहाँ पर दूर देशों से चीजें लाई जाती थी, यानी कि दूर दूर देशों से यहाँ पे चीजें लाई जाती थी और उपयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे क्या क्या चीजें लाई जाती थी अपन यहाँ पे जानेंगे। सीरिया का चकमक,
जगमग पत्र, जगमग, सीरिया का जगमग, जगमग पत्र, चकमक। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गई सीरिया का चकमक पत्थर। लाल सागर की कोडियां, ठीक है, लाल सागर की कोडियां। लाल सागर की कोडियां भी यहाँ पर लाई जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा और क्या लाया जाता था? इसके अलावा और लाया जाता था दोस्तों, लाल सागर की कोडिया और भूमध्य सागर से सीरिया। क्या दोस्तों? भूमध्य सागर से सीरिया, भूमध्य सागर से सीरिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें यहाँ पर लाई जाती थी। ये सामान जो लाए जाते थे ये या तो जानवरों की फीट पर या लोगों द्वारा लाए जाते थे। तो दोस्तों, इस तरह से अपना सेकंड चैप्टर है वो खत्म होता है। कल अपन चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। अपन ने कल यानी कि यस्टरडे जो है बात की फर्स्ट चैप्टर के बारे में, आज अपन सेकंड चैप्टर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब अपन ने बात की और अपन अब कल बात करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।